हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि कल CHSL का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है और इसका कट ऑफ देखा होगा जो कि आसमान को छू गया है और धीरे धीरे सिलसिला ये बढ़ता ही रहेगा। फ्रेंड्स, अब वो दौर चला गया है कि आपका 60-70% या 75% या 80% में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ऐसा दौर आ गया है कि जब तक आपका मार्क्स 90% या 90% से एबव नहीं आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। आगे चल के दौर ऐसा आ जाएगा कि 95, 98, 99% रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में एक सीट पक्का करना बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो गया है। तो मीन्स कि आप जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो अपने प्रिपरेशन पे, अपने प्रैक्टिस पे। आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि अगर थोड़ा सा भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आउट। अगर थोड़ा सा भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि मैं ये चीज़ें को छोड़ देता हूँ या इन चीज़ों को मैं नहीं बनाता हूँ, मैं इन चीज़ों को स्किप कर देता हूँ, तो अगर आप स्किप करते हो तो आपके जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो उन क्वेश्चंस को करेंगे और 100% वो सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि अब वो दौर रहा ही नहीं कि आपका 70-80% में आपका मेरिट बन जाएगा। मेरिट बनाने के लिए आपको मिनिमम आपका मार्क्स 85% प्लस होना चाहिए तो ही आपका मेरिट बन पाएगा। तो जैसा कि हम लोग रेलवे के सीरीज को स्टार्ट किए थे और आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जल्दी से करना सीख जाएं, जल्दी से तेजी से आप एग्जाम टाइम में करना सीख जाए ताकि आप अपना एक सीट गवर्नमेंट जॉब में पक्का कर पाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे लंबाई के 3/4 के बराबर हो। तो फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है ये, आपने ऐसे क्वेश्चंस को पहले किया भी होगा। यहां पर 91 सेंटीमीटर अगर लंबा तार है तो चलिए दो भाग में इसको हम लोग बांट लेते हैं। एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई का 3/4 है। अगर ये 1 होता है तो इसका ये 3/4 है, 3/4 है। अगर इनका रेशियो निकाल ले हम लोग तो इसका हो जाएगा ये 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। मीन्स बड़े वाले भाग 4 यूनिट होता है और छोटे वाले भाग को हम लोग 3 यूनिट सपोज कर लेते हैं। तो टोटल यूनिट कितना हो जाता है हमारा? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे दिया है 91 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और छोटे वाले टुकड़े की हमको लंबाई चाहिए तो छोटे वाला टुकड़ा कितना है? 3। तो 3 का मतलब हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी 39 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है, ये हैंड शेकिंग वाले क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है फ्रेंड्स? 40% है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 40 इंटू ये हो जाएगा 39 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 20 बार में और 39 दुना हो जाता है कितना? 78। तो ये हो जाएगा 780। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि XYZ मिलकर 15 दिन में 2400 रुपए कमाते हैं और X और Y मिलकर 16 दिन में 1840 रुपए कमाते हैं और वहीं Y और Z मिलकर 18 दिनों में 1530 रुपए अर्जित करते हैं। तो Y दैनिक आय क्या होगा? Y का पर डे का इनकम हमको चाहिए कि कितना होगा। तो यहां पर आप देखो कि अगर X प्लस Y प्लस Z अगर 15 दिन में कमाते हैं इतना तो एक दिन में कितना कमाएंगे? तो 2400 डिवाइडेड बाई 15। सिंपल, 15 से इसको हम लोग काट लेते हैं, 15 से जाएगा एक बार में तो यहाँ पे बच जाता है कितना? 5 4 9 15 6 90। मतलब कि XYZ मिलके कमाते हैं कितना? 160 रुपए पर डे। अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं कि X प्लस Y कितना कमाते हैं तो 16 दिन में कमाते हैं कितना फ्रेंड्स? 1840 रुपए। तो एक दिन में इनका कमाई कितना होगा? 1840 डिवाइडेड बाय 16। 16 से इसे काटते हैं तो हो जाता है 16 एकम 16 बचा 2, फिर से 16 एकम 16 बच जाता है 8, 16 पंजे 80। तो 115 रुपया इनका इनकम है X प्लस Y का पर डे का। और वहीं पे हम लोग अगर Y प्लस Z का वैल्यू निकालते हैं कि Y प्लस Z पर डे कितना कमाते हैं, तो यहां पे देखिए कि 18 दिनों में ये कमाते हैं 1530। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? तो 1530 एंड डिवाइडेड बाय 18। 18 से इसको काट लेते हैं, आप देख पा रहे हो कि 18 से कितना बार में चला जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा 18 8 144 और बचता है यहां पे कितना? 6 और 3 9 18 पंजे 90। मतलब कि 85 रुपए इन लोग कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोगों को निकालना है कि Y का पर डे इनकम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर गौर से देखो तो इन दोनों इक्वेशंस में 2 बार Y रिपीट हो गया है।
अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, सिंपली अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हम लोग को आएगा, यहाँ पे आप देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही आएगा, इसके साथ ही एक y एक्स्ट्रा भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार y हो गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा तो आ ही सकता है क्योंकि तीनों का धन एक x प्लस वाई प्लस जेड हम लोगों के पास 160 है। तो अगर इनको अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 115 और 85 हो जाता है हमारा 200। तो 200 रुपए यहाँ पे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे y एक्स्ट्रा है, तो y एक्स्ट्रा है 160 ही तो होना चाहिए ना तीनों को मिला के, तो y एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कितना पैसा हो गया 40। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी, और y की जो पर डे इनकम होगी वो हो जाएगी 40 रुपीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सीमा को अपने पिता से 50 मिले, ये काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे ग्रुप डी में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में कि सीमा को पिता से 50 रुपए मिले। ठीक है, चलिए इसको प्लस 50 पे है ये अभी, और उसने 15 रुपए के टॉफी खरीद लिए, 15 अगर इससे माइनस हो जाता है तो इसके पास अब कितना रेस्ट पैसा बचता है 35। उसकी माँ ने 30 रुपए दिए, अब यहाँ पे इसको 30 रुपया और ऐड हो जाता है, अब इसके पास है 65 रुपीज। उसके भाई ने 42 रुपया ले लिए, 42 रुपीज जो है उसका भाई ले लेता है, तो सिंपली हम लोग माइनस यहाँ कर देंगे, भाई जो ले लिया सो, तो यहाँ हो जाता है 3 और यह हो जाता है 2। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। इस संख्या का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। वैसे सबसे पहले 10 को हम लोग साइड कर देते हैं। अब इसे 9 से अगर डिवाइड करें तो 9 से जाएगा ये, तो 9 से चला जाएगा 9 चौक 36 और बच जाएगा यहाँ पे 4, 9 पंजे 45। ठीक है, इसको हम लोग और भी अलग कर लेते हैं, तो 9 हो जाएगा, इसको 9 और यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू, और इस 10 को भी हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 5 और 2 में। तो आप देख पा रहे हो कि ये तो एक स्क्वायर बना ही दे रहा है, ये भी एक स्क्वायर बना ही दे रहा है। तो हम लोगों के पास क्या है फ्रेंड्स, केवल 1 2 की कमी पड़ रही है। अगर 1 2 हम लोग इसमें और दे देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन चुका होगा। इट मीन्स कि केवल इसमें 2 की कमी पड़ रही थी। अब हम लोगों को इसमें निकालना क्या, अब वो तो मुझे संख्या मिल गई, अब उसका हम लोगों को निकालना है वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट। तो सिंपली अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे से, तो यहाँ इन दोनों 9 के जोड़ा से निकल जाएगा 9 इंटू इस पेयर से निकल जाएगा 5 और इस पेयर से निकल जाएगा 2। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा 9 पंजे 45 दूना 90, तो 90 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो एनटीपीसी का कौन सा बवाल क्वेश्चन आता है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, एक कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है। आप देखिए यहाँ पे गौर करिए, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको सारे के सारे नंबर यहाँ पे स्क्वायर लग रहे होंगे। ये 9 तो स्क्वायर है ही, 81 तो है ही, 25 तो है ही, बट अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रख ले तो उसके बाद आपको दिखेगा कि ये रियल में स्क्वायर जो दिख रहे थे, वो जो स्क्वायर दिख रहे थे वो रियल में है नहीं। तो अगर इसका हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 9 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे तो 3/10 का तो स्क्वायर हो ही ना सकता है, तो ये चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि 81 है, तो 81 को 181 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 10। अब चलिए ये 9 का तो स्क्वायर हो गया, बट ये 10 तो स्क्वायर हुआ ही नहीं, तो हमारा ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अगर ये ऑप्शन बी नहीं है तो ये ऑल तो हो ही नहीं सकता है, तो 2 हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन सी है। अच्छा मुझे आप बताओ कि इस ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारा स्क्वायर एक मिल चुका है तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा। हालांकि हम लोग ऑप्शन नंबर बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर इसको हम लोग इसका पॉइंट को हटाते हैं तो 25 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 1000, क्योंकि 3 0 तो होगा ही होगा। 25 से अगर इसे काट ले तो 25 चौके 100, तो यहाँ पे क्या होता है 1/40, जो कि एक स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसे परिमेय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - √3 एंड डिवाइडेड बाय 2 - √3। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रेशनलाइजेशन जैसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो जरूर आते होंगे। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सबसे पहले रेशनलाइजेशन सीख के आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो 2 - √3 अगर यहाँ पे देखो तो ये हो जाता है 2 - √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b एंड a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे 4 - 3 होगा
और ये बन जाता है एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर। तो ये किसके वजह से हुआ? हर का परिमेय मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाता है इसके वजह से, इस 2 - √3 के वजह से हुआ। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है इसका परिमेय मान। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन पे गौर करो। मैंने पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू अगर आप लगाते हो तो आसानी से लगा पाओगे। वैसे ये 10x + 10y अगर तरीका लगाते हो तो आपको लेंदी पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर अंकों का योग यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे तो सारे अंक, तो यहाँ पे तो सारे नंबर तो 13 वाले हैं। चलिए यहाँ तो बात नहीं बना। यदि उन अंकों को आपस में हम लोग बदल दें तो संख्या 27 से घट जाती है। 27 से घट जाती है अगर हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं अंकों को। तो अगर इनके अंकों को चेंज कर देते, ये क्या हो जाएगा 58। तो ये तो घटता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ तो समझ आ रहा है कि ये घट रहा है। अगर इसे मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाता है 67, ये भी घटता हुआ दिख रहा है। इसको अगर हम लोग चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें तो ये तो 85, ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये आंसर हो सकता है कभी? ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। यहां पर भी आप देखो कि ये 67 है, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं 76 कर देते हैं तो ये तो घट तो नहीं रहा है, ये तो बढ़ गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कि हमारा आंसर ए या बी में से कोई एक होगा। आप यहाँ पे देखो कि 76 और 67 के बीच का डिफरेंस तो 27 हो ही नहीं सकता है, ये 10 से 11 का अंतर के बीच है। आप यहाँ पे देखो कि ये 85 है और ये 58 है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 27 और यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब किसी संख्या का 3/4, चलिए 3/4 ले लिए, उसके 1/3 से तो वो नंबर हम लोग दोनों को क्या कर लेते हैं, ये 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, वो हो जाएगा 12। तो वो हमारा वो नंबर होगा। तो चलिए इसका 3/4 कितना हो जाएगा? तो एक 12 का 3/4 हम लोग कर लें तो ये हो जाता है कितना फ्रेंड्स? 9। चलिए वो नंबर उसका 3/4 9 हो गया। और 1/3 अगर हम लोग कर दें इसका 12 का तो 3 से कट जाएगा, ये 4 बार में ये 4। और यहाँ पे बोला गया है कि जो 3/4 है वो 1/3 से 50 अधिक है। और यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है? 5। तो ये 5 का मतलब दिया हुआ है कितना? 50 अधिक है। तो 1 का मतलब कितना होगा? 10। तो हमारा वो संख्या क्या होगा? वो नंबर होगा। अगर 1 का मतलब 10 है तो 12 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? 120। तो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक संख्या में 3 अंक है, नजर डालिए, यहाँ पे 3 अंक है, सही बात है, जिनका आपस में योग 18 है। यहां जरा सा आप देखो कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इन तीनों का सम तो 18 हो रहा है। 9 4 13 5 18 हो रहा है। 9 6 15 और 3 18 हो रहा है। 8 6 14 और 4 18 हो रहा है। तो चलिए यहां तक तो ठीक है। और बीच वाला संख्या अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अगर आप देखो ऑप्शन पे तो क्या बीच वाला नंबर इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही आउट हो गया। यहां पे आप देखो ऑप्शन नंबर बी पे कि क्या बीच वाला नंबर इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो चांसेस है ये हो सकता है आंसर। यहां पर अभी अब देख लो कि बीच वाला नंबर इन दोनों के योग के बराबर है। तो ये भी चांसेस है कि ये भी आंसर हो सकता है। आप यहां पे देखो कि 4 और 8 और 6, क्या बीच का नंबर इन दोनों के योग के बराबर है? तो नहीं। तो ये भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके पास 50-50 वाला चांस हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। अब यहां पे आप देखो कि क्या बोला जा रहा है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दें तो वह संख्या 297 से अधिक हो जाती है। ये अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इनके अंकों को हम पलट दें तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 594। और इनके अंकों को अगर हम लोग पलट दें तो हो जाएगा 693। अच्छा, यहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोगों को लगभग 300। क्या यहां पे आपको 300 बढ़ता दिख रहा है? फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखो तो क्या ऑप्शन नंबर बी में आपको 300 बढ़ता दिख रहा है? ये 495 अगर हम इसको 500 राउंड फिगर में ले ले और ये 594 इसको 600 ले ले तो यहां का जो डिफरेंस दिख रहा है वो तो मुझे लगभग 100 का दिख रहा है। तो 100 के डिफरेंस से, जबकि यहां बढ़ कितना रहा है फ्रेंड्स? 300। जरा गौर से देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 396। मतलब कि अगर हम लोग 400 सपोज कर ले और ये कितना दिख रहा है? 700। तो 300 का डिफरेंस तो यही दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को कैसे उड़ाया जाता है। आपको ये तरीके एग्जाम्स में जरूर लगाने होंगे, तभी आपका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा और एक्यूरेसी के साथ आप तेजी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और अपना समय बचा के आप उन क्वेश्चंस में इस समय का यूटिलाइजेशन कर पाओगे जो कि थोड़ा लेंदी होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी भिन्न 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है?
तो सपोज कर लेते हैं कि वो भिन्न x बाई वाई है और उसमें से अगर हम लोग 13/5 को ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। सिंपल। तो ये x बाई वाई हो जाएगा फ्रेंड्स 1 माइनस 5। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 5 और ये 13 तो हो जाएगा -8/5। अब जरा आप देखो गौर से ऑप्शन पे कि क्या यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है -8/5? -8/5 तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, इतना भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखो, आप देखो -8 देख के आंसर को टिक मत कर देना, क्योंकि ये गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 देख के आप इसको मत टिक कर देना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे देखो, इस पे गौर करो कि अगर सिंपली हम लोग इसे 6 से गुना कर दें ऊपर और नीचे, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -48/30। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी गुगली फेंका जाता है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को भी कभी कभी रेलवे पूछ देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, यदि किसी संख्या का 1/8 तो x/8 का 1/4 इसका भी 1/4 है, कितना है, 300 के बराबर है। चलिए ये 300 के बराबर है। तो हमारा वो नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 300 इंटू 8 इंटू 4। तो उस संख्या का 1/5 क्या होगा, तो इस संख्या का हम लोगों को क्या निकालना है, 1/5। तो इसका भी 1/5 कर देते हैं। चलिए हम लोग 5 से इसको सॉल्व करते हैं। 5 36 0, ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 चौके कितना हो जाएगा, 192, और 192 और एक जीरो भी लग जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में, ये 13 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। यहां पे फ्रेंड्स बताया गया है कि 4 2 5 1 4 5 6 3 ये एक नंबर है। प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाए। प्रत्येक विषम संख्या हम लोग 3 ऐड कर देते हैं। इसमें अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, इसमें 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 8, इसमें 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 4, इसमें 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 8। और अब यहाँ पे तो कोई विषम संख्या बचा नहीं, और प्रत्येक सम संख्या से 1 घटाया जाए। अगर ये सम संख्या है तो इसमें से 1 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 5, इससे 1 घटा देंगे बन जाएगा 3, इससे हम लोग 1 घटा देते हैं बन जाता है 1, और इससे 1 घटाएंगे और इससे 1 घटाएंगे तो बन जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा अंक हमको यहाँ पे 8 ही दिख रहा है, और सबसे छोटा अंक यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये अगल बगल का ही नंबर हो गया। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो इनका डिफरेंस दिख रहा है हम लोगों को 7। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 आम के पेड़, सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों की पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में, समान संख्या वाला कोई जो क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये आम के पेड़ है और इसका कितना संख्या है 24, यहाँ सेब का पेड़ है 56, और जो संतरे के पेड़ है उसका नंबर कितना है फ्रेंड्स 72। तो यहाँ पे बताया गया है कि पेड़ समान संख्या में हो, केवल एक ही प्रकार के। तो इनमें से जो कॉमन निकल सकता है उसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। कॉमन क्या ही निकल सकता है, उसका एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हो जाएगा 8 तिया 24, ये हो जाएगा 8 7 56, और ये हो जाएगा 8 9 72। तो मतलब कि ये 8 8 8 तो समान संख्या में पेड़ होंगे ही। तो ये ऐसा ऐसा कितना बन पाएगा इधर, आप देखो यहाँ कि 9 7 16 और 3 19। तो यहाँ पे ऐसे 19, तो यहाँ पे जो पंक्ति बन सकता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 19। 19 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन अच्छा लगा। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। एक हॉल में 6/11 लोग मौजूद हैं। तो चलिए 6/11 लोग हैं, वहां उपलब्ध कुर्सियों में से जितना भी वहां पे कुर्सियां हैं, यहाँ पे ये पर्सन्स है इतना, ठीक है। और वहां पे चेयर्स क्या है उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि 9/14 पर बैठे हुए हैं। तो जितना भी वहां पे कुर्सी होगा, कुर्सी तो पता नहीं है, बट उसमें 9/14 हिस्सा पर लोग बैठे हुए हैं और 6/11 लोग वहां पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि और शेष लोग खड़े हैं, जो भी बचे कुचे हैं वो खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है, 30 कुर्सी में कोई लोग नहीं बैठा हुआ है, वो खड़े हैं, कुर्सी खाली है, तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से 6/11 लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 9/14 जो कि 9 हिस्सा, जो 14 में से 9 हिस्सा जो है वो कुर्सी में तो कोई ना कोई बैठा हुआ है।
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पर्सन और जिसमें बैठा हुआ जो आदमी है वो अलग अलग हो जाए? ये दोनों तो नंबर सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि जितने पर्सन बैठे हुए हैं वो एक एक कुर्सी को तो बुक किए ही होंगे। तो इन दोनों नंबर को हम लोग को इक्वल करना चाहिए। तो ये 6 और 9 का अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो हो जाता है 18। तो इसे हम लोग 3 से गुना करेंगे और नीचे भी हम लोग 3 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा 18। और इसे 18 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो हमारा जो नया इसका रेशियो बनता है वो बन जाता है 18:33। और यहाँ पे कितना बनता है फ्रेंड्स? 18:28। मीन्स आप यहाँ पे देखो कि 28 में से 18 कुर्सी में तो कोई ना कोई बैठा हुआ है, 18 कुर्सी में लोग बैठे हुए हैं। मीन्स कि 10 कुर्सी यहाँ पे खाली दिख रही है, 10 यूनिट, और जहाँ पे बताया गया है कि 30 कुर्सियां खाली हैं। तो अगर 10 का मतलब 30 चेयर्स है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 चेयर्स। और यहाँ पे बोला जाता है कि हॉल में कितने लोग खड़े हैं, तो खड़े कितने लोग हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए कि 33 अगर टोटल पर्सन है उसमें से 18 तो बैठे हुए हैं, तो बचता यहाँ से कितना है? 15। अगर 1 का मतलब 3 है तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा? 45। तो 45 लोग ऐसे हैं जो कि उन लोग बैठे ही नहीं, तो उन लोग खड़े हैं। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब कि x प्लस वाई, अगर ये हो जाता है 25, और दोनों उनके बीच का अंतर 15 है। ठीक है, x माइनस वाई ये 15 है। तो आप यहाँ वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, हालांकि मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ कि ये x y से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाता है क्या? 2x। सिंपली हम लोग इसे ऐड कर दे रहे हैं, 25 15 हो जाता है 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20। तो अगर यहाँ पे आप देखो कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 20 है तो ये 5 होगा। तो सिंपली क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का अनुपात। तो x रेशियो y निकालना है। x का वैल्यू 20 आ चुका है, इसका 5, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20, और ये 4:1 इज द राइट आंसर। तो हमारा सी राइट आंसर बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी था, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4, तो p के 3/4, चलिए यहाँ पे 3/4 कर दिए। एक अन्य संख्या q का 2/3, अन्य संख्या जो है वो q का 2/3 इसमें से क्या करता है? घटाता है, और उसे अंतर के रूप में कितना मिलता है फ्रेंड्स? 5/8। चलिए इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका 12 हो जाता है एलसीएम, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 9p माइनस 3 चौक 12, तो 4 दूना 8q, और ये हो जाएगा 5/8। तो मीन्स यहाँ से अगर इसे 4 से काट दें तो 4 3 12, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 9p माइनस 8q इज इक्वल टू हो जाता है कितना? 15/2। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना, इससे हो जाए, तो इससे मुझे क्या घटा देना है? q का 8 गुना। तो q का 8 गुना अगर इससे घटा दे तो क्या निकलता है फ्रेंड्स? आपको नहीं लगता कि इसका आंसर आ चुका है? आप देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व करके लाया है यही तो पूछ भी रहा है ये आगे चल के। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 15/2, हमारा आंसर तो आ ही चुका है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 या 3 से डिविजिबल होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं 100 तक। अगर 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो 3 से कितना नंबर डिवाइड होगा? सिंपली उसे 3 से डिवाइड करते हैं। ये कितना बार में जाएगा? 33। अब पॉइंट तो लेते नहीं है, इसका होल नंबर को लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगर 4 से देखें तो ये हो जाएगा 100/4, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब कि ऐसा 25 नंबर होगा। तो अगर हम लोग टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाता है 58। बट क्या इसका आंसर 58 होगा? नहीं, आंसर ये सी नहीं होगा। तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम लोग 3 और 4 से इंडिविजुअली जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे थे तो वैसे नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए जो कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गए, जैसे कि 12, 24, 36। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो तो 2 बार काउंट हो गए। तो वैसे नंबर को हमें इसमें से निकाल देना होगा। तो हम लोग चलिए 100 को 12 से कर देते हैं, मतलब 12 से जो नंबर डिविजिबल होता है वैसे नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 12 8 96, तो 12 8 96, तो 8 मेरे ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो एक बार इसे निकाल देना होगा, तो माइनस कर देंगे, तो 58 में 8 जाता है, तो बचता है क्या? 50। तो हमारा जो इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो 58 ना होके आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। 50 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही क्रम तो आपको पता होगा कि ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, सपोज कि ये a इंटू बी है और इनका गुणनफल, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 323, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम मतलब कि b
इंटू सी, अगर हम लोग तीन संख्या ए बी सी सपोज कर ले, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 323 और लास्ट दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट दिया है वो 221। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? सिंपली आप देखो कि फर्स्ट में और सेकेंड में बी कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि ये बी से भी कैंसिल हो जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि बी से डिवाइड हो जाएगा? तो आप देखो यहां से 17 से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 17 एकम 17 बच गया यहाँ पास, 17 तिया 51। हाँ, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी जरा चेक कर ले। 17 एकम 17, यहाँ पे बच जाता है कितना फ्रेंड्स, 15 और 17 9 153, मतलब कि ये तो कट गया। तो यहाँ पे 19 गुना 17 है और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 17 गुना 13। और वैसे भी देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सज ही गया है, एक 19 है, दूसरा 17 है, उसके बाद 13 है। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पे हम लोग को 19 दिख रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि 11 अंकों की संख्या 8 8 p, चलिए हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, 8 8 p 5 5 4 0 8 5 k एंड 6। यहां पे बोला गया है फ्रेंड्स कि ये 72 से डिविजिबल होगा। तो सर जहां पे k और p दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि ये जो p है और ये k को हम लोग इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो चलिए यहां तक तो सही बात है। 72 से कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल होगा तो वो दो नंबर से तो डिविजिबल होगा। आपको ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल में डिटेल से समझाया है कि 72 से 88 से वैसे नंबर कटते हैं, तो कौन कौन नंबर को हम लोग को चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होगा 8, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होता है। तो हम लोग 0 से चेक करके देखेंगे। तो क्या ये 506 है? तो अगर 8 से करते हैं 8 से 48 बच जाएगा 26, तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 26 कटेगा नहीं, तो मीन्स 56 से कट सकता है, 8 से तो 56। तो हम लोग इसको सिंपली एक बार 3 से देख लेते हैं चेक करके। अच्छा, हम लोगों ने इसे 3 से ही क्यों चेक किया? क्योंकि 8 से 48 बच जाएगा 5, और यहाँ से 8 से 56, तो ये कट जाएगा, मतलब कि ये के 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम लोगों को चेक करना होगा क्या फ्रेंड्स, 9। और 9 के डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता होगा कि करना क्या होता है कि जितने भी नंबर 9 फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल में इसे डिटेल से समझाया था, 9 के डिविजिबिलिटी को हम लोग तेजी से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 9 जितना फॉर्म कर रहा होता जो नंबर, उन नंबर को हम लोग एलिमिनेट करते चलते हैं। तो ये 5 एंड 4 एलिमिनेट हो गया, 5 और 9 बन जाता है। यहाँ पे 6 और 3 जो अभी लाए हैं वो भी इसको आउट कर देते हैं, 9 आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 5 एंड 8 18 बना दिया, तो इसी से हम लोग आउट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचता है, 8 और 8 16, तो 16 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 फॉर्म हो जाएगा ना। अगर यहाँ हम लोग 2 को रखते हैं तो ये 18 फॉर्म कर देगा, तो ये बन जाएगा 9 का, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा अगर हम लोग p के प्लेस पे 2 रख देते हैं। मीन्स p के प्लेस पे हमारा 2 था और k के प्लेस पे हम लोग 3 को सपोज किए थे, तो इस पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, और ये दोनों बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे सारा कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है। तो सिंपली हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3 एंड प्लस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 दूना 4, तो 9 4 13, तो सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता भी होगा कि रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम कई बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर लगा के जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो में बस इतना।